आज हम पादप गतियाँ प्लांट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्लांट मूवमेंट क्या होता है। पादप अंगों एवं निम्न पादपों में गतियाँ पाई जाती हैं, परंतु इन गतियों के धीमी होने के कारण प्राय हमें इनका आभास नहीं हो पाता। जीव द्रव्य बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर उत्तेजित हो रेस्पॉन्स करता है। इस अनुक्रिया के फलस्वरूप गति प्रकट होती है। अनुक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है जो कि बाह्य उद्दीपनों से प्रभावित होती है। पादप अथवा पादप अंग में गति एक विशेष दिशा में होती है, जिससे वे एक सुविधाजनक स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। संवहन स्थलीय पादपों में गति उन वर्धित क्षेत्रों में झुकाव को कहते हैं। कुछ पादप अंगों की कोशिकाओं में जीवद्रव्य में भी गति पाई जाती है। उद्दीपनों के प्रभाव से जलीय शैवाल, चल बीजाणु, जनन कोशिकाएं तथा कई स्थितियों में संपूर्ण पादप भी एक दिशा में तैरता है। कभी कभी गति के कारण पादपों के अंदर ही स्थित होते हैं। उद्दीपन इस ऊर्जा प्रयोग पश्चात इसकी तीव्रता तथा दिशा में एक परिवर्तन है जो जीवित जीवद्रव्य पर समुचित प्रभाव उत्पन्न करता है तथा एक दृश्य अनुक्रिया रिएक्शन अथवा प्रभाव लाता है। उद्दीपन एक बाह्य कारक अथवा आंतरिक कारक हो सकता है। आंतरिक कारकों द्वारा उत्पन्न उद्दीपन से एक स्वतः अथवा एक अचानक अनुक्रिया उत्पन्न होती है। उद्दीपन तीन प्रकार के होते हैं: यांत्रिक, रासायनिक और ईथर। यांत्रिक उद्दीपन संहति के इस अभिचलन पर निर्भर करता है। इसमें पादपों में स्पर्श एवं घर्षण का प्रभाव तथा दबाव उत्पन्न होता है। उदाहरण गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। रासायनिक उद्दीपन रासायनिक संगठनों एवं अणुओं की संरचना पर निर्भर करते हैं। ईथरी उद्दीपन तरंग दैर्घ्य से उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रकाश, ताप और विद्युत। अनुक्रिया की प्रक्रिया, मोड ऑफ रिएक्शन क्या होता है। उद्दीपन के फलस्वरूप जीवद्रव्य की विद्युत स्थितिकी में परिवर्तन होने के कारण यह उद्दीपित अथवा उत्तेजित हो जाता है। यह स्फीत में परिवर्तन स्वरूप अभिव्यक्त होता है। उदाहरण मैमोसा की पर्णतल्पों की निचली कोशिकाओं में परिवर्तन, छुई मुई। इस प्रकार उद्दीपन से वृद्धि अनियमित एवं एक सतह पर अधिक तथा दूसरी सतह पर रुक जाती है। उदाहरण अनुवर्तन गतियाँ। इसमें ग्रंथि कोशिकाओं से तरल का अधिक स्राव भी हो सकता है। आंतरिक अभिक्रियाएं। यह आवश्यक नहीं होता कि अनुक्रिया उसी स्थान पर उत्पन्न हो जहाँ उद्दीपन द्वारा पादप को शुरू में प्रभावित किया हो। ऐसा माना जाता है कि उद्दीपन का किसी तरह का आंतरिक गमन होता है। इसकी तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं: प्रेरण, अभिक्रिया और अनुक्रम क्षेत्र। प्रदर्शन काल किसी अभिक्रिया के उत्पन्न होने के लिए किसी देय तीव्रता के उद्दीपन की एक न्यूनतम समय के लिए आवश्यक होती है। इस न्यूनतम समय को प्रदर्शन काल कहते हैं। उद्दीपन यदि प्रदर्शन काल में कम समय के लिए हो तो अनुक्रिया नहीं होती। उद्दीपन के छोटा होने पर इसकी पुनरावृत्ति से अलग अलग प्रभाव होते हैं, परंतु इनके संयुक्त होने से अनुक्रिया उत्पन्न होने में सक्षम हो जाते हैं। इसे उद्दीपनों का संकलन, समेशन ऑफ स्टिमुलाई कहते हैं। अर्थात किसी अभिक्रिया अनुक्रिया के संपन्न होने के लिए प्रदर्शन काल में विशेष मात्रा में उद्दीपन की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में क्षीण उद्दीपन को लंबे समय तक अथवा तीव्र उद्दीपन को कम समय तक देने पर कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए प्रदर्शन काल एवं उद्दीपन की तीव्रता का गुणनफल एक नियतांक होता है। इस संबंध को उद्दीपन मात्रा का नियम, लॉ ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टिमुलस कहते हैं। यह सभी अनुवर्तनीय गतियों अथवा अन्य गतियों पर लागू होता है। इस नियम को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है: प्रदर्शन काल गुणा उद्दीपन बराबर k। रिएक्शन टाइम उद्दीपन के प्रारंभ से अनुक्रिया के संपूर्ण होने तक के समय को प्रतिक्रिया काल कहा जाता है। उत्तेजनशीलता जीव द्रव्य स्वस्थ अवस्था अथवा स्थिति में ही किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया रिएक्शन दर्शाता है। यह स्थिति तापमान, ऑक्सीजन की उपस्थिति, जल एवं प्रकाश से प्रभावित होती है। इस उत्तेजनशीलता को संवेदनाहरणों
एनेस्थेटिक्स जैसे क्लोरोफॉर्म ईथर के द्वारा कुछ समय के लिए कम किया जा सकता है। कुछ समय पश्चात इनका प्रभाव खत्म हो जाता है, जिससे पुनः स्थिति पूर्व वाली ही प्राप्त हो जाती है, परंतु इनकी सांद्र मात्रा इस स्थिति के लिए घातक होती है। धन्यवाद।